आखिर ये सियांग मल्टीपर्पज डैम इशू कब तक ही हुई हवा में अटका रहेगा। लेकिन अब सरकार भी पूरी तरह तैयार और डिटरमाइंड नजर आ रही है, जबकि एंटी डैम वाले भी अपने जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। आज के इस एपिसोड में हम इसी मल्टीपर्पज डैम के इस इशू पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस इशू को हमें 3 एंगल से समझनी होगी। एक तो सबसे पहले हमारा इंडिविजुअलिस्टिक ओपिनियन रहेगा, इंडिविजुअलिस्टिक व्यू रहेगा। दूसरा, हमें इसकी जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है उसे भी समझनी होगी। और तीसरी चीज जो हमें समझनी है वो है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। लेकिन इस मुद्दे पर बात शुरू करने से पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के साथ मेरी अपनी समझ में आई बातों को शेयर करने के लिए मैं बना रहा हूं। मैं इसके पक्ष या खिलाफ में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। लेकिन इस वीडियो के जरिए आप इतना जरूर समझ जाओगे कि आपको किसका पक्ष लेना है और क्यों लेना है। चाइना का 3 गॉर्जियस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और हम सबको पता है कि डैम से हमें क्या फायदे होते हैं। साथ ही आज के दिन ये बताना भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा कि डैम से क्या नुकसान होते हैं, तो इन बातों को छोड़ देते हैं। और वैसे भी हर चीज में नफा नुकसान की बातें तो होती हैं, बस समय समय की बात है। उदाहरण के तौर पर कल तक कई लोग जो डैम के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे, आज वही इसके समर्थन में है। इसीलिए तो मैंने कहा कि इस टॉपिक में हमें इंडिविजुअलिस्टिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस को समझनी होगी। I've spoken to quite a lot of numbers of people on this issue, एक गांव वाले से लेकर इंटेलेक्चुअल्स तक। एंड ऑनेस्टली यहाँ ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। कईयों को लगता है कि डैम से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, पर कई ऐसा मानते हैं कि डैम का बनना बहुत जरूरी है। कुछ को ऐसा भी लगता है कि सरकार सिर्फ अपने रेपुटेशन और सक्सेस के बारे में सोच रही है और इसके लिए वह एक समुदाय को बलि का बकरा बना रहा है। हो सकता है, आई डोंट डिनाई, आपका अपना ओपिनियन है। कुछ कह रहे हैं कि इन लोगों ने पास्ट में कई एमओयूज साइन कर लिए हैं और इन्हीं की भरपाई करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है, आई डोंट डिनाई। पर इंडिविजुअलिस्टिक लेवल में मैंने 2 चीजें नोटिस की हैं। पहली चीज, बहुत कम लोगों को इस इशू की सही जानकारी है और दूसरी चीज इसी से पनपती है और वो ये है कि कई लोग मिस इन्फॉर्म्ड हैं। पर इसमें एक फैक्ट तो है, अगर ये डैम बनता है तो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स तो होंगे ही, साथ में कईयों के एंसेस्ट्रल लैंड भी खतरे में जरूर आ सकता है। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। आज अरुणाचल में कई ऐसे लोग डैम के सपोर्ट में हैं जो कभी डैम के खिलाफ थे। इसे आप दोनों ही तरफ से ले सकते हो, जैसे एक उनके अपने फायदे के लिए या क्योंकि वे आज इस इशू की इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, और इसीलिए इसके सपोर्ट में है। सच कहूं तो मैं खुद भी दुविधा में था कि डैम हमारा अच्छा करेगा या बुरा। इसके कई कारण थे। इसे खुद का लैक ऑफ नॉलेज होना, मिस इन्फॉर्म्ड रहना, डेटा और फैक्ट्स के अवेलेबल ना होना। पर जैसे मैंने इस पर अपनी रुचि से रिसर्च किया तो कई ऐसी बातें मेरे सामने आई जो एक आम सोच के समझ से मैं मेरे जहन में नहीं ला सकता था। देखिए, अगर मैं कहूं कि कोई भी पॉलिटिशियंस अपने फायदे के बगैर कोई काम करेगा तो ये कहने के बराबर होगा कि बकरे अंडे देंगे और मुर्गी दूध। पर हमें यह भी देखना होगा कि इसमें जनरल इंटरेस्ट के लिए क्या छुपा है। सिर्फ उनको फायदा होगा और उनके फायदे को रोकने के लिए हम अपना भी नुकसान कर लें तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। देखिए, पॉलिटिशियंस कितने अच्छे होते हैं और कितने करप्ट होते हैं, इसमें किसी की भी दो राय नहीं हो सकती। पर मैंने इस बात को कई बार कहा है कि अगर कोई करप्ट है तो हम और आप उन्हें चुनते ही क्यों हैं? इसका मतलब है कि आप खुद ही, हम खुद ही करप्शन के जड़ हैं। तो ले देकर मेरा यह कहना है कि पॉलिटिशियंस तो अपने फायदे लेंगे ही, चाहे वो इस तरह से हो या उस तरह से, और हमें भी चालाकी से अपने फायदे इवेंचुअली यहां से निकाल लेने। आगे वीडियो में हम देखेंगे मैं किस फायदे की बात कर रहा हूं। सियांग रिवर की इंपॉर्टेंस हमें बयां करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिस नदी से 5 डिस्ट्रिक्ट जन्मे हों वो खुद ही एक मिसाल है। तो डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले हम सियांग की ओरिजिनल रूट को थोड़ा देख लेते हैं। हम जानते हैं कि तिब्बत में यालुंग सांगपो, अरुणाचल में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में ऑफकोर्स जमुना एक ही नदी का नाम है। सियांग तिब्बत के पहाड़ों से ओरिजिनेट होता है, जहां इसे सांगपो या यालुंग सांगपो कहा जाता है। ये नदी मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है और ये टोटल यानी अपने सोर्स से बे ऑफ बंगाल तक अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। अब क्योंकि इंडिया, पर्टिकुलरली अरुणाचल और असम और बांग्लादेश इसके डाउन स्ट्रीम में पड़ता है, तो इस नदी के जो वाटर वॉल्यूम है इन देशों के लिए बहुत मायने रखता है।
यानी अगर पानी कम हो जाए तो इन देशों में पानी कम हो सकता है, कहीं फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाए, देन फ्लड कैन इफेक्ट अस अ लॉट। फ्लड वाटर्स को आज तक रेगुलेट करने का अभी तक का सबसे बेहतरीन तरीका है डैम्स, जो कंट्रोल्ड वे में पानी के बहाव को फ्लो होने देता है। आज से 10-15 साल पहले जब डैम्स की बात होती थी तो बस फ्लड कंट्रोलिंग और पावर जनरेशन की बात होती थी, पर डैम्स के अपने कई एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं एंड ऑफ कोर्स इसके चलते इथेनिसिटी पर खतरा, फ्लड्स इन केस अगर डैम कोलैप्स हो जाए तो सिल्टिंग का खतरा, और इस तरह के कई इश्यूज के साथ लोग सामने आते थे एंड इट वॉज वेरी मच जस्टिफाइड। मैं खुद भी इन खतरों को नहीं चाहूंगा जो एक फायदे के लिए हम उठाएं, और सच कहूं तो आई टू नेवर हैव बीन वेरी मच श्योर अबाउट द डैम लाइक थिंग्स। देखिए, लेकिन आज बात और कारण कुछ और हो गए। आज 10-15 साल पुराना वाला वो कारण, वो इशू नहीं रहा। आज अखबारों में, टीवी पर चीन की $137 बिलियन वाला डैम की खबरें छाई हुई है। $137 बिलियन, कैन यू इमेजिन? जब इसका इंडियन रुपीस में मैंने कन्वर्जन किया तो पता है कितना निकला? कंसिडरिंग $1 इक्विवेलेंट टू 82 रुपीस फॉर नाउ, इट कम्स आउट टू बी 11 लाख करोड़, 23,400 करोड़ रुपीस। 11 लाख करोड़। और इतने अमाउंट का डैम हमें किस तरह असर करेगा, इसे समझना तो बहुत जरूरी है दोस्त। अब जैसे हम जानते हैं, सियांग तिब्बत से, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, वहां से होकर गुजरती है और फिर अरुणाचल में नामचा बोरोवा में एंटर करती है, और चीन लगभग इसी एंट्री पॉइंट के ऊपर डैम खरीद रहा है, और वो भी इस पूरे प्लानिट में सबसे बड़ा डैम, वो भी खुद की 3 गॉर्जियस डैम को, अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। अब चीन को इतना पावर क्यों चाहिए? देखिए, चीन अपने हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में है। 2023 में 2023 में इसने 9,220 टेरावाट आवर्स पावर कंज्यूम किए थे। आप इसका कंपैरिजन ऐसा कर सकते हैं, उसी साल भारत का, इंडिया का पावर कंजम्पशन था 1,407 टेरावाट आवर्स। मतलब चाइना ने उस साल इंडिया के 10 टाइम्स पावर कंज्यूम किया, 10 गुना ज्यादा। और इंटरेस्टिंगली 2024 में इसके बावजूद भी चाइना ने बताया कि उनकी जो पावर सेल्फ सफिशिएंसी है वो सिर्फ 80% है, मतलब 20% उन्हें अभी भी चाहिए, विच मीन्स चाइना नीड्स मोर एनर्जी। लेकिन इसमें दिक्कत फिर यह है कि चीन का मोर देन 60% पावर जनरेशन कोल से होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई चाइना इज द हाईएस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एंटायर वर्ल्ड। और इसीलिए इसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के चलते इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो सियांग के ऊपर डैम बनाने के चीन के पास 3 मुख्य कारण मेरी नजर में हैं। पहला, टू मीट इट्स पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंडली, इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द इंटरनेशनल प्लान्स। एंड थर्ड रीजन को चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, यह बात तो सच है कि इतिहास में चीन और भारत का रिश्ता कुछ खास नहीं रहा है, और 1959 में दलाई लामा को इंडिया में रिफ्यूज देने के बाद यह और भी ज्यादा कड़वा हो गया, एंड द रिजल्ट वाज द वॉर ऑफ 1962। तब से कभी अरुणाचल तो कभी गलवान पर इन दोनों की हमेशा से तीखा रिश्ता रहा। इतना करीब होते हुए भी भारत के लिए चीन हमेशा एक रहस्य से भरा देश रहा। दे सेल्डम ओपन अप। अब चीन सियांग के ऊपर जब डैम बनाने की बात खुल के कर रहा है तो सीधी सी बात है, इस तरह अब ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया है। अब कई ये भी पूछ सकते हैं, भाई चाइना का अपनी जमीन पर, अपनी नदी के ऊपर डैम बनाना हमारे लिए खतरा कैसे हो गया? ये डैम जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने जा रहा है, वो दरअसल हमारे ऊपर एक वाटर बॉम्ब की तरह रहेगा, जिसका रिमोट हमेशा से उनके पास, मतलब चीन के पास रहेगा। ये सब जानते हुए भी हम लेकिन इस पर कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। कानून, इसके कुछ प्राइम रीजंस है। चाइना इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी। अगर ऐसा होता तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में इसके खिलाफ बात कर सकते थे। द रिवर यालुंग ज़ांगपो एंटायरली फ्लोज विद इन द टेरिटरी ऑफ चाइना फॉर अ ग्रेट लेंथ, जिसके ऊपर वे डेवलपमेंट आराम से कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चीन के पास अपने इस स्टेप को सपोर्ट करने का बहुत अच्छा कारण है, जो मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। पर इससे हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, आगे वीडियो में हम और आप समझते हैं। चीन कहता है कि अपने पावर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए उन्हें पावर जनरेशन की बहुत ज़रूरत है। पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चीन दुनिया का हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है एट प्रेजेंट, तो वो कोल जैसे फॉसिल फ्यूल का सहारा भी अभी नहीं ले सकते। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। अब ऐसे में यूरेनियम जैसे एक्सपेंसिव पावर सोर्स के बदले हाइड्रो पावर इसके लिए
अभी के लिए सबसे अच्छा और सरल विकल्प है। और यारलुंग सांगपो एक बहुत ही रिसोर्सफुल रिवर है, हमारा अपना सियांग ब्रह्मपुत्र। अब चीन के इस कदम से पूरी दुनिया को फायदा नजर आता है। आई मीन एटलीस्ट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में तो ये मदद कर रहा है। तो हमारे लिए लेकिन दिक्कत ये है कि हम यारलुंग सांगपो के डाउन स्ट्रीम में रहते हैं, बेचारा बांग्लादेश भी। इसमें एक बात पर हम कम कंसर्न हो सकते थे, अगर ये यारलुंग सांगपो के ऊपर सामोर इसके मिडवे आई मीन तिब्बत एरिया में डैम बनाते। मतलब अगर ऐसा होता तो इनकेस डैम टूट जाता तो वो चाइनीज टेरिटरी को पहले और ज्यादा अफेक्ट करता, और इस तरह से जो इंडिया में या बांग्लादेश में जो डाउनस्ट्रीम एरिया में असर होता वो थोड़ा सा कम होता। लेकिन चीन को अरुणाचल के एकदम ऊपर डैम बनाना अभी प्लान कर रहा। अब इस हालात में अगर कभी डैम टूट जाता है तो सीधा इंडियन टेरिटरी को ये फ्लड कर देगा। इसका एक नमूना हम ईयर 2000 में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उस साल सियांग रिवर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा और अचानक बढ़ गया था कि सियांग वेसिनिटी की सारी जगह ब्रह्मपुत्र तक तबाही मच गई थी। ऐसा मानते हैं कि 1 जून 2000 को वो फ्लड यीगोंग नामक एक नदी जो यारलुंग सांगपो का ही एक ट्रिब्यूटरी है, उसके लैंडस्लाइड के कारण ब्लॉक होने और बाद में उस ब्लॉक के अचानक खुल जाने के कारण वो फ्लड आया था। अभी तो पूरा सियांग के ऊपर ही डैम बनाने की बात हो रही है। ऐसे में इन केस ऑफ एनी एस्केलेशन इन द सिचुएशन इन फ्यूचर और मे बी एट प्रेजेंट इवन, वो डैम को हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब चीन कहता है कि जिस लोकेशन को उन्होंने चूज किया है वो पावर जनरेशन के लिए उनके हिसाब से सबसे आइडियल पॉइंट है। इस एरिया में 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर 2000 मीटर हाई माउंटेन से वाटरफॉल है, और इसीलिए इस पॉइंट को इन्होंने चूज किया है। और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ चाइना अपने स्टेप को अभी जस्टिफाई कर रहा है। अगर एक न्यूट्रल बॉडी होकर सोचे देखे तो बहुत हद तक हम इस जस्टिफिकेशन को मान सकते हैं, लेकिन इनके पास्ट एक्टिविटीज को देखकर हम इंडियंस का एप्रीहेंसिव होना लाजमी है, हम गलत नहीं है। चाइना से दरअसल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए एक और रिवर बहती है, द मेकोंग रिवर। ये नदी चाइना से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से गुजरती है। चाइना ने इस पर 11 डैम्स बनाए हैं और अपने हिसाब से इस रिवर को कंट्रोल करता है। यानी इन एरियाज में जब चाहे फ्लड पैदा कर देता है और जब चाहे ड्रॉट पैदा कर देता है। अब हमारे ठीक ऊपर जब डैम बन रहा है तो ऑब्वियसली क्योंकि डैम उनका है तो कंट्रोल भी तो उनके हाथों में ही रहेगा। हम लेकिन इसके असर को कुछ हद तक, आई रिपीट, कुछ हद तक शायद मिटिगेट कर सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का, इंक्लूडिंग हमारे राज्य के सरकार का, अरुणाचल गवर्नमेंट का भी यही तो एक्सप्लेनेशन है कि सियांग की नदी के ऊपर चाइनीज एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए वे इस डैम को बनाना चाहते हैं। ये जो सियांग नदी पर प्रपोज डैम है वो मल्टीपर्पज डैम होगा, जो पावर जनरेशन, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ अभी मौजूदा स्थिति में नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी बन गया है। इसी के लिए तो सरकार PFR यानी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट की स्टडी के लिए मांग कर रही है, वो करना चाहती है। आइडियली इसी से असेसमेंट होगा कि कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी, किस साइट पर प्रोजेक्ट बेस्ट सूट करेगा, क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए वगैरह। पहले मैं भी इस कंसेप्ट और प्रपोजल पर अनश्योर था, क्योंकि चाइनीज वहां क्या एक्टिविटी कर रहा ये मेरे लिए अनसर्टेन था, मुझे पता नहीं था। लेकिन क्योंकि अब चाइनीज अथॉरिटीज ने खुल के इस प्रोजेक्ट को कंफर्म किया है तो अभी मुझे इस चीज की नॉलेज आई है। ऊपर से अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कॉन्गो रिवर पर चल रहा मल्टी बिलियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा था, उससे भी चाइना ने विथड्रॉ कर लिया। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का था। अब चाइना पूरी तरह से सियांग यानी यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर इतना जरूर समझ गया हूं कि इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से नेशनल सिक्योरिटी तो जरूर जुड़ा हुआ। अगर मेरी निजी राय पूछी जाए ना तो मैं तो यही कहूंगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और बेस्ट सोल्यूशन हमें मिलकर ऑप्ट करना चाहिए। हमें सरकार को पूरी तरह ब्लंटली अपोज करने के बजाय उसे टेक्निकली कई चीज़ें जाननी चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि सियांग मल्टीपर्पज डैम किस तरह से फ्लड कंट्रोल करेगी। ऑब्वियसली चाइनीज डैम जो $137 बिलियन का है और जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने जा रहा है, सियांग मल्टीपर्पज डैम उसके फ्लड वाटर को कैसे और किस हद तक कंट्रोल कर पाएगा, किस हद तक रोक पाएगा। इसके लिए स्ट्रक्चर कितने एरिया के होने चाहिए, या क्या ये सचमुच रोक भी पाएगा। ऐसी और कई ऐसी बातें लोगों को क्लियरली समझ में आनी होगी। ऑफ कोर्स अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी
कि यजाली डैम क्लीनिंग में एक्वाटिक लाइफ बहुत सारे इफेक्ट हुए हैं। दिस टू इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। तो इन सब बातों पे गौर करने के बजाय अगर हम यूं ही यहाँ वहाँ की बातें करने लगे तो हमसे हमारा मेन मुद्दा ही छूट जाएगा। सोशल मीडिया पर मैंने किसी को पेमा खांडू से पूछते सुना है कि तवांग में वे हाइडल क्यों नहीं बना रहे हैं। भाई जब सियांग रिवर तवांग में है ही नहीं, खास करके जो मल्टीपर्पज डैम है वो तवांग में बनाकर क्या करेंगे। वो तो ऐसा हो जाएगा ना कि आप बारिश में छाता गलत जगह उड़ा रहे हो। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि डैम बनना चाहिए या नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि हम जो भी फैसला करें इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए करें। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें अपने ही फैसले पर भविष्य में पछतावा हो। देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए। जय हिंद।